चलिए, तो स्वागत है आप सभी लोग का। आज का हमारा टॉपिक है आईवी फ्लूइड। ठीक है, क्या होता है आईवी फ्लूइड? आईवी फ्लूइड के बारे में हम लोग जानेंगे और जो भी डाउट इसके रिगार्डिंग बन सकता है वो सारे डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, और बहुत ही बार बार एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईवी फ्लूइड किस कंडीशन में हम कौन सा देंगे। एग्जाम हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये टॉपिक बार बार रिपीटेड क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो हम सब कुछ इसके बारे में देखेंगे और आई होप अगर आप लोगों ने ये टॉपिक क्लियर कर लिया तो इससे रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या होता है आईवी फ्लूइड। तो आईवी फ्लूइड सबसे पहले कुछ बेसिक जानते हैं कि आईवी फ्लूइड जो है ये एक तरह का स्टेराइल फ्लूइड होता है जो कि वेन के थ्रू हम बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं। और बहुत सारी कंडीशन, जब बॉडी से फ्लूइड निकल जाता है, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, शॉक में जाने से बचाने के लिए। ठीक है, तो और सारी कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। ये जो आपको आईवी फ्लूइड्स दिख रहे हैं ये बहुत अनेक अलग अलग तरीके के जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत तरह से डिवाइड किए गए हैं। कुछ कोलॉइड हैं, इसमें कुछ क्रिस्टलॉइड हैं, और कौन सी फ्लूइड कब देना है, कोलॉइड फ्लूइड क्या होता है, क्रिस्टलॉइड क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या होता है आईवी फ्लूइड। तो आईवी फ्लूइड जैसा कि बताया कि ये एक तरह का स्ट्राइल सोल्यूशन है। ठीक है, जो हम वेन में दे दिए डायरेक्टली वेन में, वेन चाहे सेंट्रल वेन हो या फिर पेरिफेरल, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम देंगे और ये क्या करेगा, हमारे बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेगा। क्योंकि जो वोमिटिंग या फिर डायरिया की वजह से या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से बॉडी से फ्लूइड हमारा निकल गया है, तो उसको मैनेज करने के लिए, वेस्कुलर कंपार्टमेंट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए हमें आईवी फ्लूइड देना ही है। ठीक है, क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि हम लोगों को बताएं कि सीवियर डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, ठीक है, ब्लड लॉस हो गया और सारी चीज़ें हो गया, तो उसमें हम देते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे किन किन कंडीशन में हम इसको देंगे, क्या क्या इंडिकेशन इसके हो सकते हैं। तो ये आपके सामने इंडिकेशन दिख रहे हैं। ठीक है, अगर डिहाइड्रेशन हो गया, मल्टीपल वोमिटिंग हो गया और डायरिया हो गया, उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम उसको आईवी फ्लूइड देने की कोशिश करेंगे पेशेंट को, आईवी फ्लूइड जो रिकमेंडेड आईवी फ्लूइड होगा। अगर डिहाइड्रेशन ट्रीट नहीं हो रहा है, सीवियर हो गया, तो डेफिनेटली पेशेंट शॉक में जाएगा क्योंकि वेस्कुलर कंपार्टमेंट कंप्रोमाइज होगा, वहाँ से बीपी उसका फॉल होगा। तो अगर हम ऑन टाइम आईवी फ्लूइड का सिलेक्शन नहीं किए, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किए, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, उसको वो शॉक में जा सकता है। बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो बीपी फॉल हो जाएगा, तो हमें उसको मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूइड देंगे। इलेक्ट्रोलाइट डेफिनेटली ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से या फिर ज़्यादा फ्लूइड लॉस होने की वजह से ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। आप सिंपल से समझिए कि किसी आप चाय बना रहे हैं और उसमें से पानी ज़्यादा जल गया है तो चाय मीठा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, अगर पानी डालेंगे तो फिर वो मेंटेन होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का बहुत सारे कंपोनेंट बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम आईवी फ्लूइड देंगे। ठीक है, और बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो हम डायरेक्ट वेन में नहीं दे सकते या फिर डायरेक्ट एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, उसको आईवी फ्लूइड के साथ मिला के ही देना है। जैसे बहुत सारी कार्डियक दवाइयाँ होती हैं, नॉरेड, डोपामिन, डोबोटामिन, तो इन सबको हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड में डाल के ही देंगे। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन इंडिकेशंस हो गए जहाँ पे हम देंगे। बहुत सारी समस्या होती है जहाँ पे हम नहीं देते हैं, जैसे फ्लूइड ओवरलोड हो गया, किडनी फेलियर हो गया, तो बहुत सारी कंडीशन है कि हम इसको ही सिलेक्टेड मैनर में देते हैं या फिर नहीं देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या क्या टाइप्स होते हैं इसके। टाइप्स की अगर हम बात करें आईवी फ्लूइड के, चलिए यहाँ पे हम क्लास या फिर टाइप्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आईवी फ्लूइड दो तरह में आपको डिवाइड देखने को मिलेगा। पहला क्रिस्टलॉइड, ठीक है, क्रिस्टलॉइड, और दूसरा कोलॉइड। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड में डिफरेंस क्या है। क्रिस्टलॉइड जो कि क्लियर फ्लूइड होता है, इसके मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो जो कि आपको ट्रांसपेरेंट इधर उधर दिखते हैं वो सारे क्रिस्टलॉइड होते हैं। कोलॉइडल फ्लूइड जो होते हैं वो ठीक होते हैं, गाढ़ा होते हैं। ये इन दोनों का कौन से इन दोनों का यूज़ क्या है कि जैसे अगर हमें ये आपका ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स में आप चाहते हैं कि ये जो हम दे रहे हैं वो ब्लड वेसल्स में ही रुक जाए, ठीक है, रुके, तो इस कंडीशन में आपको गाढ़ा जो हैवी मॉलिक्यूल्स वाले फ्लूइड है वो देने की जरूरत है, क्योंकि बीपी वगैरह अगर मैनेज करना है, ठीक है, तो जो हैवी मॉलिक्यूल के फ्लूइड है वो देंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप कोलॉइड फ्लूइड का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, कोलॉइड क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, जैसे ब्लड हो गया, डेक्सटॉर्च हो गया, और हेमेक्सिल हो गया, स्टार्च हो गया, डेक्स्ट्रॉन, ये सारे क्या है, कोलॉइडल फ्लूइड है। अब उसके अलावा जितने भी आप फ्लूइड देखते हैं, आरएल, रिंगल लैक्टेट, डीएनएस, ठीक है, ये सारे क्रिस्टलॉइड फ्लूइड हो गए। कैसे क्रिस्टलॉइड फ्लूइड हो गए। अब क्रिस्टलॉइड फ्लूइड भी तीन तरह से बांटे गए हैं। कितने तरह के बांटे गए हैं, तीन तरह के बांटे गए हैं। तीन तरह के कौन कौन से होते हैं कि जो फ्लूइड, जिस फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी हमारे ब्लड के बराबर होता है, जैसे जितना गाढ़ा हमारा ब्लड है उतनी ही गाढ़ा, अगर जितना गाढ़ा हमारा ब्लड का प्लाज्मा है, ठीक है, ब्लड है, उतनी गाढ़ा अगर ये फ्लूइड देखने को मिला, तो ऐसे को बोलेंगे आइसोटोनिक, मतलब हमारे प्लाज्मा के बराबर इसका ऑस्मोलैरिटी है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आइसोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक फ्लूइड। ठीक है, और अगर हमारे प्लाज्मा के ऑस्मोलैरिटी से ज़्यादा है, कोई फ्लूइड गाढ़ा है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक, क्योंकि ज़्यादा है तो इसको हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक।
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक फ्लूइड। अगर हमारे प्लाज्मा के ऑस्मोलैरिटी से कोई फ्लूइड आया जो कि हल्का है, ठीक है, जैसे हमारे प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी इनकेस ज़्यादा गाढ़ा है उससे, ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं कि जो फ्लूइड है इसके दो मेजर टाइप है, एक क्रिस्टोलॉइड और कोलॉइड है, ठीक है। क्रिस्टोलॉइड जो कि क्लियर फ्लूइड होते हैं जिसके मॉलिक्यूल छोटे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये फर्दर तीन टाइप के बांटे गए हैं। हमारे प्लाज्मा के ऑस्मोलैरिटी के बराबर का अगर कोई फ्लूइड है, जितना हमारे प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी उतनी बराबर फ्लूइड है तो उसको आइसोटोनिक, मतलब इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जैसा प्लाज्मा है वैसे ही ये फ्लूइड है तो इसको आइसोटोनिक, लेकिन प्लाज्मा से अगर थिक है, गाढ़ा है तो इसको हाइपरटोनिक, अब प्लाज्मा से अगर हल्का है तो उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे। कोलॉइडल की अगर बात करेंगे, इसमें लार्ज मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, ठीक है, और ये वैस्कुलर कंपार्टमेंट को ये इजीली, क्योंकि अगर यहाँ पे रहेगा ना तो इजीली अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और आइसोटोनिक अगर हम देंगे ना तो इजीली यहाँ पे अगर दिए तो इजीली अब्जॉर्प्शन हो जाएगा सेल के अंदर, ठीक है। तो इस कंडीशन, ऐसे फ्लूइड को हम कोलॉइडल फ्लूइड बोलते हैं, जिसमें आपका ब्लड प्रोडक्ट आ गया, डेक्स्ट्रॉन आ गया, स्टार्च आ गया, हेमेक्सिल, ये सारे क्या देखने को मिलेंगे आपको कोलॉइडल फ्लूइड, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टोलॉइड में आपने पढ़ा था, क्रिस्टोलॉइड में आइसोटोनिक में क्या क्या मिलेगा आपको? नॉर्मल स्लाइन देखने को मिलेगा, रिंगल लैक्टेट, ये आइसोटोनिक फ्लूइड है। और इनिशियली शुरू में ये डेक्सट्रोज D5% डेक्सट्रोज भी देखने को मिलेगा, ठीक है, शुरू में। इनिशियल अभी शुरू में कैसे कि अभी पेशेंट को कोई फ्लूइड नहीं दिया गया है, पहला आप डेक्सट्रोज दे रहे हैं तो आइसोटोनिक में कंसीडर किया जाएगा। जब इसका डेक्सट्रोज शुगर ब्लड में जाके सेल में अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, तब वो फ्री वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका फ्री वाटर। उसके बाद वो हाइपोटोनिक में चला जाएगा, ठीक है। इनिशियली वो आइसोटोनिक रहेगा, बाद में वो हाइपोटोनिक रहेगा, ठीक है। तो ये आइसोटोनिक क्या था? हमारे ब्लड के ऑस्मोलैरिटी के बराबर था। अगर ब्लड के ऑस्मोलैरिटी के बराबर कम हुआ, जैसे ये नॉर्मल स्लाइन आपका जो है ना, ये 0.9% है, ठीक है। अब 0.9% ही हमारे ऑस्मोलैरिटी के बराबर है, ठीक है। अगर इससे कम देखने को मिलेगा तो वो हाइपोटोनिक जाएगा, और इससे ज़्यादा मिलेगा तो हाइपरटोनिक। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 0.9 से कम में 0.45 NS है, ठीक है। तो ये क्या? हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। और पहले जैसा कि मैंने बताया, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, ठीक है, वाटर, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर पहले आइसोटोनिक है, बाद में कैसा हो जाएगा? हाइपोटोनिक हो जाएगा, डेक्सट्रोज 5% वाटर, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया है। फिर हम लोग देखेंगे हाइपरटोनिक मतलब जिसकी ऑस्मोलैरिटी हमारे प्लाज्मा से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.9% स्लाइन है, यहाँ पे 3% NS है। 0.9% नॉर्मल स्लाइन, 3% नॉर्मल स्लाइन, तो 3%, ठीक है। तो इसलिए ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। 10% डेक्सट्रोज इन वाटर, 10%, यहाँ 5% था, यहाँ 10, तो 10% डेक्सट्रोज, ये भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। आप DNS पढ़ते हैं, DNS, ठीक है, ये भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो जितनी भी D25% डेक्सट्रोज जो कि हाइपोग्लाइसेमिया में देते हैं, ठीक है, ये सब क्या? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो ये हो गया आपका क्रिस्टोलॉइड फ्लूइड। अब हम कोलॉइडल फ्लूइड की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ चलेंगे? कोलॉइड फ्लूइड की तरफ। ये देखेंगे कोलॉइड फ्लूइड क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि इजीली कैपिलरी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती है। जब क्रॉस नहीं करेगी तो इंट्रावेस्कुलर स्पेस में ब्लड के अंदर बची रहेगी, ठीक है, जिससे कि प्लाज्मा का वैल्यूम मेंटेन होगा। कोलॉइडल फ्लूइड को ही हम दूसरे नाम से बोलते हैं प्लाज्मा एक्सपेंडर, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा एक्सपेंडर। प्लाज्मा को क्या करेगा? वो एक्सपेंड करेगा। बीपी ज़्यादा फॉल हो रहा है, शॉक में है, ठीक है, मैनेज नहीं हो रहा है, तो पहले क्रिस्टोलॉइड फ्लूइड यूज़ करेंगे। अगर नहीं आया तो हम कोलॉइडल फ्लूइड पे जाएंगे, जिससे बीपी उसका मैनेज होगा। और इमरजेंसी में ऐसा कंडीशन आता है तो ठीक है, तो हम सीधा कोलॉइडल फ्लूइड पे जाएंगे, जिसमें आपका डेक्स्ट्रॉन, स्टार्च, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या कोलॉइडल जो है, कोलॉइडल फ्लूइड है, उसके क्या क्या एग्जांपल है, क्या क्या और देखने को मिल सकते हैं। तो कोलॉइडल फ्लूइड कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ सिंथेटिक होते हैं जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। नेचुरल में जैसे ह्यूमन एल्ब्यूमिन, ठीक है, इंसानों के अंदर जो एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है, प्लाज्मा में वो लगता है, प्लाज्मा भी चढ़ता है, ठीक है। और ब्लड प्रोडक्ट WBC RBC जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, वो सब नेचुरल कोलॉइडल फ्लूइड है। सिंथेटिक में डेक्स्ट्रॉन, स्टार्च और जेलेटिन प्रोडक्ट जैसे हेमेक्सिल वगैरह, ठीक है, हेमेक्सिल, ये सारी चीज़ें चलाते हैं, तो ये देखने को मिलेगा आपको सिंथेटिक। ये सब कोलॉइडल फ्लूइड है, ठीक है। तो जैसा कि इसके पहले हम लोग देखें कोलॉइड और क्रिस्टोलॉइड, आप लोग का क्लियर हुआ होगा आई थिंक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फ्लूइड में ही भी देखे थे हम लोग 3 तरह के फ्लूइड, कौन सा, आइसोटोनिक फ्लूइड, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ठीक है। तो आइसोटोनिक फ्लूइड में जैसा कि आप लोग देखे थे ऑस्मोलैरिटी क्या है, हमारे प्लाज्मा के बराबर है, सेम, ठीक है, प्लाज्मा के बराबर है, जिसकी वजह से कि जितना ऑस्मोलैरिटी इस प्लाज्मा का है उतनी ऑस्मोलैरिटी इस फ्लूइड का है, ठीक है, इस फ्लूइड का भी उतनी ऑस्मोलैरिटी है। तो फ्लूइड शिफ्ट नहीं होगा ज़्यादा, जितना हम दे रहे हैं वो इधर ही रह जाएगा, ठीक है, ज़्यादा ये नहीं कि ब्लड में सेल्स में ज़्यादा शिफ्ट होगा। तो इस वजह से फ्लूइड का शिफ्टिंग बहुत कम होता है, तो जितना प्लाज्मा का है उतना इधर ही है, ठीक है। आइसोटोनिक सोल्यूशन हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है, किधर किधर हम आइसोटोनिक सोल्यूशन यूज करेंगे, इन केस शॉक हो और डिहाइड्रेशन हो, ठीक है। पहले तो डिहाइड्रेट होगा पेशेंट, और डिहाइड्रेट अगर ट्रीट नहीं हुआ, ज़्यादा लंबा टाइम तक रहेगा तो पेशेंट शॉक में जा सकता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन एक तरह का इमरजेंसी है, इसको जितना जल्दी हो सके ट्रीट कर सके। और शॉक तो मेडिकल इमरजेंसी, ये तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा उसके बारे में, ठीक है, आइसोटोनिक। अब हाइपोटोनिक, जिसका, अब हाइपोटोनिक क्या है, ये हमारे प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी से कम है, ठीक है। अगर प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी से कम है, ठीक है, तो ये जो फ्लूइड हम दे रहे हैं, ठीक है, और ये ब्लड के अंदर ये फ्लूइड जा रहा है, तो क्या करेगा, ये फ्लूइड मूव इनटू द सेल, क्योंकि हमारे सेल की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, और ये इसका कम है क्योंकि हाइपोटोनिक है, तो ये सेल के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा, जल्दी से मूव करेगा। तो बहुत सारी कंडीशन देखने को मिलते हैं, जैसे DK, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, जिसमें ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन देते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आपका क्या क्या मिलेगा, 0.45 NS मिलेगा, और 0.45 NS नॉर्मल सलाइन मिलेगा, और D5 मिलेगा, D5%, ठीक है, बाद में। तो ये सारे क्या मिलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, हाइपरनेट्रीमिया इन केस है, ठीक है, हाई ब्लड के अंदर ज़्यादा सोडियम की क्वांटिटी हो गई है, जैसे ब्लड के अंदर आप समझने की कोशिश करिए कि ये ब्लड वेसल्स है और सोडियम की क्वांटिटी इसमें बढ़ गया है, ठीक है। तो हम फ्लूइड देंगे, ऐसा फ्लूइड देंगे, क्या होगा, उसको डाइल्यूट कर देगा, ठीक है, क्या करेगा, उसको डाइल्यूट कर देगा, ठीक है, उसको डाइल्यूट करके उसका जो थिकनेस है, उसकी क्वांटिटी है, उसको मेंटेन करेगा, ठीक है। तो इस हाइपरनेट्रीमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इन सब में हम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका क्या है, ऑस्मोलैरिटी हमारे ब्लड के प्लाज्मा से ज़्यादा है, ठीक है। तो इन केस हमारे ब्लड के अंदर किसी चीज़ की एलिमेंट की कमी आएगी, जैसे शुगर बहुत कम हो गया, शुगर बहुत कम हो गया, सोडियम बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। तो सब शुगर बहुत ज़्यादा कम होगा तो हमारे ब्लड के अंदर की ऑस्मोलैरिटी कम हुई, ठीक है। तो हमें ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी वाला फ्लूइड देना है, क्योंकि इसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, फ्लूइड मूव आउट ऑफ सेल, ठीक है, हम ज़्यादा देंगे, ठीक है, इधर हम ज़्यादा देंगे तो सेल के अंदर का जो फ्लूइड है, या फिर वो सेल के अंदर का जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, यहाँ पे अगर हम फ्लूइड देंगे तो ये खींच लेगा यहाँ से, ठीक है, सेल के अंदर से क्या करेगा, सक कर लेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आ जाएगा, जो ब्लड वेसल्स में आ जाएगा। तो ये इस कंडीशन को हम हाइपरटोनिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसका क्या क्या यूज हो सकता है, ठीक है, इसको कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। जब सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोग्लाइसीमिया जैसे कि मैंने बताया, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिला, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया में 25% डेक्सट्रोज एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया जब हो गया था, सीवियर हाइपोनेट्रीमिया, तो 3% नॉर्मल सलाइन, ठीक है, एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते, ये सारे फ्लूइड क्या है, हाइपरटोनिक फ्लूइड है, क्या है, हाइपरटोनिक फ्लूइड है। तो अब हम लोग देखेंगे रिंगल लैक्टेट के बारे में, ठीक है, जो कि एक आइसोटोनिक फ्लूइड है और बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो रिंगल लैक्टेट में क्या क्या देखने को मिलता है, क्वेश्चन आता है कि रिंगल लैक्टेट में क्या नहीं पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, रिंगल लैक्टेट कब नहीं देना है, ठीक है। तो रिंगल लैक्टेट में आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड और आपका लैक्टेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये, इसी को आप हर्टमान सॉल्यूशन बोलते हैं, हर्टमान सॉल्यूशन। और इनिशियल फेज ऑफ बर्न में या फिर सीवियर डिहाइड्रेशन में सबसे पहले आपको इसी के देना है, बर्न में, ठीक है, बर्न ट्रॉमा में, इनिशियल फेज में, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आप रिंगल लैक्टेट दे सकते हैं। हाँ, आपको नहीं देना है रिंगल लैक्टेट किस कंडीशन में, लैक्टिक एसिडोसिस अगर है, ठीक है, कैसा है, लैक्टिक एसिडोसिस है, तो आपको नहीं देना है, क्या नहीं देना है, रिंगल लैक्टेट, रिंगल लैक्टेट आपको नहीं देना है। अगर आप एक आईवी फ्लूइड दे रहे हैं, ठीक है, किसी पेशेंट के अंदर आईवी फ्लूइड आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर नर्सिंग ऑफिसर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखेंगे कि अगर आप किसी पेशेंट के अंदर आईवी फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ का इंश्योर कर लें कि आईवी फ्लूइड कितना देना है और किस कलर, जैसे अगर कोई पीडियाट्रिक पेशेंट आ गया, ठीक है, 3 साल का, 4 साल का, तो उसको हम उतनी फ्लो से नहीं दे सकते, उसके लिए अलग कैलकुलेशन डोज होता है। अगर हम ऐसे ही दे दिए, ठीक है, तो क्या होगा, फ्लूइड का ओवरलोड हो जाएगा, ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगा, ठीक है।
अगर फ्लूइड ज़्यादा हो गया तो ट्रेवल करके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड होकर जाता ही है, ठीक है। तो क्या करेगा, लंग्स के अंदर फ्लूइड को इकट्ठा करेगा, जिससे पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, और पल्मोनरी एडिमा से फर्दर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी और सारी समस्याएं आ जाएगी, ठीक है। और फ्लूइड ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, जो वेस्कुलर कंपार्टमेंट है हमारे अंदर की बॉडी फ्लूइड ज़्यादा डाइल्यूटेड हो जाती है, मतलब ज़्यादा ही पानी हो जाने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमें एक प्रिसाइज मैनर में, एक कैलकुलेटेड मैनर में फ्लूइड को एडमिनिस्टर करना है, और बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है इन केस आप फ्लूइड का एडमिनिस्टर नहीं प्रॉपरली किए तो कार्डियक फेल्योर में भी जा सकता है, क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड अगर होगा तो हार्ट पे भी लोड पड़ेगा, तो बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। तो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर नर्सिंग ऑफिसर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आप फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हैं। सबसे पहले आप चेक करें कि आईवी फ्लूइड आपका करेक्ट है कि नहीं, और जिस रेट पे देना है उस रेट पे आप दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद इनटेक और आउटपुट, ठीक है, इनटेक आउटपुट मॉनिटर करते रहना है। इनटेक आउटपुट कैसे मॉनिटर करना है, 24 आवर में जितना भी आउटपुट हुआ है, ठीक है, आउटपुट हुआ है 24 आवर में, मान के चलिए कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1500 ml आउटपुट हुआ है 24 घंटे में, तो +500 ml उसको ऐड करके इनपुट देना है, मतलब उसको इनपुट कितना देना है, 2000 ml 24 आवर में देना है। तो इसको मेजर करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम इनपुट दे ही नहीं रहे, आईवी फ्लूइड दे नहीं रहे और आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, तो बॉडी से फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो इसको हम मैनेज करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व करेंगे आईवी साइट को, आईवी साइट में थ्रम्बोफ्लेवाइटिस या फिर फ्लेवाइटिस, टेंडरनेस, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ये सब ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर ये आईवी फ्लूइड कैनुला पुराना है जिसकी वजह से ज़्यादा पेनफुल हो रहा है, तो वहाँ पे मिलेगा कि टेंडरनेस, रेडनेस, टेंडरनेस देखने मिलेगा, पेनफुल मिलेगा, ठीक है। और इनकेस अगर बाहर फिल्टर कर रहा है, जैसे ये वेन है, वेन में आपने कैनुला डाल दिया, ये कैनुला डाल दिया, तो अगर ये बाहर फिल्टर करने लगा, ठीक है, कभी कभी बाहर फिल्टर करने लगने से स्वेलिंग आ गया और आपने नहीं देखा, ठीक है, ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या देखने को मिलता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, क्योंकि फ्लूइड सब इधर इकट्ठा हो जाने की वजह से जो भी ब्लड वेसल्स है, नर्व वेसल्स है, मसल्स है, ठीक है, टेंडर्स है, वो सारे कंप्रेस हो जाते हैं। कंप्रेस हो जाने की वजह से ज़्यादा लंबा टाइम आया के लिए अगर हुआ तो यहाँ का एरिया पूरी तरह से कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करते रहना है। हमें वाइटल साइन कांस्टेंट चेक करना है, जहाँ भी आईवी फ्लूइड देना है वहाँ पे चेक करना है कि वार्मथनेस या फिर ज़्यादा कूल तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा वार्म होगा तो इस कंडीशन में फ्लेवाइटिस हो सकता है, वेन में इन्फेक्शन हो सकते हैं, और ज़्यादा कूल हो रहा है, ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये एक्स्ट्रावेसेशन, ये ब्लड क्या बोलते हैं, फ्लूइड बाहर लीक कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखते रहना है, ठीक है। तो ये सारा आईवी फ्लूइड के बारे में था आपके सामने, और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू।